Hi friends, I am Dr. Gunjan Gupta Govil, Director and Founder Gunjan IVF World, spread along Delhi and NCR. We have branches in Janakpuri, Indrapuram, Ghaziabad and Meerut. तो आइए आज बात करते हैं एशरमैन सिंड्रोम के बारे में। एशरमैन सिंड्रोम हो सकता है बहुत लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना हो। इसको हम ऐसे बोलते हैं एशरमैन सिंड्रोम। बेसिकली अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो ये क्या होता है? एशरमैन सिंड्रोम जो है 1948 में सबसे पहले डिस्क्राइब किया था हमें जोसेफ एशरमैन ने, एंड उसके बाद से हम बात करते हैं इसके बारे में। बेसिकली इसके दूसरे नाम है यूट्राइन सैनिकी या एडिशंस इन द यूट्रस। इसमें क्या होता है? बेसिकली ये हमारी, जैसा कि मैं बार बार एक्सप्लेन करती हूँ, ये हमारा यूट्रस या बच्चेदानी होती है। इसके साथ अटैच्ड होती हैं ट्यूब्स दोनों तरफ से, और नीचे इनके होते हैं ओवरीज। इसमें जो आपकी अंदर की ओपनिंग होती है वो अंदर की तरफ ओपन हो रही होती है ट्यूब के फॉर्म में। इसको हम कहते हैं ट्यूब जो अंदर की तरफ खुल के हो रही होती है, ये ट्यूब्स होती हैं। तो नेचुरली एग निकला, यहाँ से पहुँचा स्पर्म, यहाँ से पहुँचा प्रेगनेंसी हुई। अब एशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे बच्चेदानी के अंदर, मतलब यूट्रस की जो हमारी कैविटी है, ये हमारी अंदर की कैविटी हो गई और ये आउटर वॉल हो गई। तो हमारी जो अंदर बच्चेदानी के अंदर स्पेस है जिसमें भ्रूण या बच्चा आके टिकता है, इसकी दीवार जो है आपस में अगर चिपक जाए, ये अगर चिपक जाती है तो इससे नेचुरली क्या हो रहा है, आपके अंदर की जो जगह है वो ख़त्म होती जाती है और बच्चे को या तो डेवलप करने की स्पेस नहीं मिलेगी, या फिर अगर वो डेवलप होगा तो मिसकैरेज होने के चांस हो जाते हैं। तो ये जो एडहेशन फॉर्मेशन होता है, इस कंडीशन को हम एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। तो हम जैसे समझ गए एशरमैन सिंड्रोम में क्या हुआ, आपके बच्चेदानी की अंदर जो जगह है वो बच्चे के लिए कम हो गई, अंदर से जो वो बच्चेदानी है वो चिपक सी गई। अब ये कई तरह की हो सकती है। हमारा जो एशरमैन सिंड्रोम हम समझ गए कि क्या होता है। अब ये एशरमैन सिंड्रोम जो है किस किस तरीके का हो सकता है? एशरमैन सिंड्रोम हो सकता है या तो एक, जैसे मैंने कहा, आपके यूट्रस के अंदर का जो है ये कैविटी है, ये उसमें अगर सेंट्रल एडहेशन है, मतलब बीच में है, या फिर हमारे बच्चेदानी का जो मुंह होता है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, वो ये वाला हिस्सा होता है, इसके लेवल पे अगर हमारा एडहेशन बन रहा है तो सर्वाइकल एडहेशन हो सकता है, या फिर यहाँ साइड में एडहेशन हो सकता है, या फिर हमारी लास्ट स्टेज में क्या हो सकता है कि हमारा चारों तरफ, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे मल्टीपल एडहेशंस बन जाए जिससे बच्चेदानी आपस में चिपक जाए। तो ये मल्टीपल टाइप ऑफ एडहेशंस हो सकते हैं जिसको हम कहते हैं एशरमैन सिंड्रोम, और इसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम यहाँ से ही शुरू हो सकती है, या फिर इस लेवल पे, या फिर साइड के लेवल पे, मल्टीपल लेवल्स पे प्रॉब्लम हो सकती है, और इसी के हिसाब से आपके सिम्टम्स होते हैं, जिस हिसाब से सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम होती है। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, किस वजह से ये होता है? कॉजेज़ कई सारे हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज जो होते हैं, जो हम कहते हैं प्रीवियस सर्जरी या ऑपरेशन हुए हों। इसमें मोस्ट कॉमन जो होता है आपकी डीएनसी इज़ अ वेरी कॉमन सर्जरी, जो कई बार अगर अबॉर्शन करवाने या मिसकैरेज की क्लीनिंग के लिए या मल्टीपल रीजंस के लिए की जाती है, जिसमें हम बच्चेदानी के अंदर से जो यूट्रस की लेयर होती है, झिल्ली, एंडोमेट्रियम, वो क्लियर करते हैं, या बेबी जो डेड हो गया होता है उसको क्लियर करते हैं। तो मल्टीपल मिसकैरेज या इसकी वजह से ये बहुत कॉमनली होती है। दूसरे कॉजेज़ जो हो सकते हैं ऑपरेशन, जैसे सिजेरियन की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। अदरवाइज़ जो है आपकी कई बार जो है हम कहते हैं डिलीवरी के बाद जो बच्चेदानी के अंदर का प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा रिटेन हो जाता है और फिर हम उसको क्लियर करते हैं, मल्टीपल क्लियरिंग करते हैं, तो उसकी वजह से हो सकती है। दूसरा जो कॉमन कॉज है इसका वो है इन्फेक्शंस।
किसी भी तरह के आपके इन्फेक्शन बच्चेदानी में हो जाए तो इस वजह से ये कॉज हो सकते हैं। अब ये इन्फेक्शंस कैसे हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन एक होता है क्लमाइडिया करके एक इन्फेक्शन होता है, जिससे हम PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या बच्चेदानी की सूजन जिसे कॉमनली लोग कहते हैं, उसकी वजह से हो सकती है। या फिर हमारे देश में TB बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि TB की बीमारी की वजह से काफ़ी लोगों को एशरमैन सिंड्रोम होता है और इस वजह से काफ़ी कुछ होती है। एक तीसरा कॉज जो होता है वो आपका हो सकता है कैंसर ट्रीटमेंट। दैट इज़ आपने कैंसर की वजह से जो हमारे रेडिएशन होते हैं उसकी वजह से अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी वजह से ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। सो इट इज़ समथिंग विच कैन हैपन टू एनीबडी। ज़्यादातर लोगों को इसकी वजह पता भी नहीं होती है कि कब हुआ कब नहीं हुआ, ठीक है, तो वी माइट नॉट नो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि इस चीज़ की इंसिडेंस क्या है। इंसिडेंस मतलब कितना कॉमन है। हम कहते हैं जनरली कि ये रेयर है या अनकॉमन है। मैं कहूँगी मोस्ट ऑफ द टाइम ये ना अनडायग्नोज्ड रहता है, मतलब ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये कितनी है। और इस वजह से जो एशरमैन सिंड्रोम्स है, एक्चुअली इसकी जो इंसिडेंस है ये बताना मुश्किल है। बट एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जो इनफर्टिलिटी के या बांझपन के या जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है उसमें ये कंडीशन ज़्यादा कॉमन होती है। इसलिए इन मरीजों में इस कंडीशन के लिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो ये तो बात हो गई हमारी इंसिडेंस की। हम भी मान रहे हैं कि बहुत कॉमन नहीं है, मगर हाँ इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में काफ़ी कॉमन हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि इसके सिम्टम्स मतलब किस तरीके से आपको कब शक हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम है। देखिए, एक तो अगर आपको पीरियड्स कम आ रहे हैं, मतलब हमने जब नोटिस किया कि पीरियड्स हमारे आने कम हो गए हैं, या फिर बिल्कुल नो पीरियड्स, मतलब आपको पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं। मोर कॉमन आफ्टर सर्जरी, अगर सर्जरी के बाद ऐसा हुआ है तो हमें, या DNC वगैरह के बाद ऐसा हुआ है तो हमें और अलर्ट होने की ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ और क्या कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं? और कॉमन आपके सिम्टम्स हो सकते हैं सिम्टम्स लाइक आपके मिसकैरेज हो रही है, मतलब आपकी प्रेगनेंसी हो रही है बट वो बार बार गिर जा रही है। या फिर नंबर 2 जो कॉज हो सकता है वो आपके हो सकते हैं कि आपको इनफर्टिलिटी के मरीज में, जैसा मैंने कहा कि ये बहुत कॉमन है। इनफर्टिलिटी के मरीज में ये एक कॉमन कंडीशन हो जाती है। और इन केसेस में अगर आपको बच्चा ठहरने में प्रॉब्लम आ रही है, आप 1.5 साल से प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को विजिट करिए, वो आपको इवैल्यूएट करेंगे। हो सकता है आपको एशरमैन सिंड्रोम डायग्नोस हो। अब नेक्स्ट सवाल, अगर ये डायग्नोस करना है तो हम डायग्नोसिस के लिए करें क्या? तो इसकी डायग्नोसिस कैसी होती है? डायग्नोसिस में जो सबसे पहले जो कॉमन हम कहते हैं पेल्विक एग्जामिनेशन। पेल्विक एग्जामिनेशन यूजुअली इस कंडीशन को नहीं डायग्नोस करता। पेल्विक एग्जामिनेशन यूजुअली इस कंडीशन को नहीं डायग्नोस कर पाता है। हमें कोई ना कोई इमेजिंग टेक्निक से ही इसको डायग्नोस कर सकते हैं। एक जैसे HSG हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी होता है, जिसमें एक डाई पास की जाती है और उसके बाद एक्सरे लिया जाता है। तो फिर उस एक्सरे को जब हम देखते हैं तो उसमें अंदर की कैविटी जो है हमारी ट्रायंगुलर आती है और उसमें ऐसे ऐसे ब्लैक शैडोज़ दिखाई देंगी, जिससे हम ये डाउट कर सकते हैं कि हमें एशरमैन सिंड्रोम इस पेशेंट को हो सकता है। या फिर दूसरी चीज़ होती है सोनो हिस्टेरोग्राफी। बड़ा सा नाम है, घबराइएगा नहीं, टेस्ट इतना बड़ा नहीं है। सोनो हिस्टोग्राफी क्या होती है? बिल्कुल एक नॉर्मल सलाइन जो होती है, जो हमारी सलाइन की बॉटल, कई बार लोग जो कहते हैं कि मेरा BP लो हो गया और मेरा ब्लड प्रेशर की दवाई ये लो हो गया तो सलाइन चढ़ा लिया। तो वही नॉर्मल सलाइन की जो बॉटल होती है वो बच्चेदानी के रास्ते से डाली जाती है और साइमल्टेनियसली हम एक इंटरनल अल्ट्रासाउंड या TVS करते हैं और इस TVS के दौरान हम चेक कर लेते हैं कि क्या है। एंड ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड नाउडेज इज, एज आई से, इज 3D स्कैनिंग। 3D स्कैन में
हमें बहुत अच्छी इमेजेस मिलती हैं। आई टेल यू, एवर सिंस हमने अपने सेंटर में वी हैव अपग्रेडेड द अल्ट्रासाउंड मशीन, नाउ वी आर हैविंग 3D स्कैनिंग मशीन्स। और ये आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी ब्रांड, बट हम लोग जी की स्विफ्ट यूज़ कर रहे हैं, एंड ब्यूटिफुल इमेजेस यू गेट, बिलीव मी, इतनी अच्छे से ये एडिशंस दिखाई देते हैं। एंड वी हैव डायग्नोस्ड so many patients with these Wallison machines, and we are diagnosing everything day in day out with this machine. तो बहुत आराम से हम इन conditions को देख सकते हैं, and the best part is that we can offer, हमें पता है अगर किसी को adhesions बने हुए हैं, उसमें embryo transfer successful नहीं होगा, हमें उसको इलाज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी होती है, and it is very important. और of course, what is the gold standard for diagnosis? Gold standard is basically जो हम कहते हैं हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी क्या है? देखो, डायग्नोसिस के लिए तो आप हिस्टेरोस्कोपी का प्रोसीजर जो है विदाउट एनेस्थीसिया भी कर सकते हो। इसमें मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगी कि हम लोग हिस्टेरोस्कोपी कैसे करते हैं। देखिए, ये आपका यूट्रस या बच्चेदानी है। जैसा मैंने कहा, इसमें अगर अंदर जाले जैसे या एडिशंस बन जाए तो हम इसे एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। तो एक ये पतला सा हिस्टेरोस्कोप होता है, इसको हम ऐसे वजाइना के रास्ते, बच्चेदानी के रास्ते, सर्विक्स के रास्ते ले जाते हुए हम इसको यूट्रस के थ्रू ले जाते हैं। अब इसके एंड पे एक हमारा कैमरा जाता है जो कि स्क्रीन पे ट्रांसमिट करता है। तो जब हम हिस्टेरोस्कोपी कर रहे होते हैं, हम यहाँ की चीज़ डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन देख लेते हैं। तो जब हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एशरमैन सिंड्रोम है कि नहीं। वो फ्लिम्जी, जैसे ना कई बार पतले पतले जाले, झिल्ली जैसे आप समझ लो, जैसे पतली सी पॉलीथीन की लेयर जैसी अंदर दिखती है। कई बार जो होता है थिक वॉल, बिल्कुल वॉल जुड़ी हुई दिखेगी। सो हिस्टेरोस्कोपी, यू नो वेयर द एडिशन इज, कहाँ पे है, कैसे है, क्या नहीं है। कई बार क्या होता है, इधर से जैसे मैंने बोला ना, दीवार चिपक जाती है तो आपको ट्यूब की जो ओपनिंग है, जो ट्यूबल ऑस्टिया है, वो दिखाई ही नहीं देता है। तो ट्यूबल ऑस्टिया जो है वो दिखाई नहीं देता। आप यहाँ देखते हो, आपको दिखता है अरे इधर की ओपनिंग नहीं, इधर, तो आपको पता है अरे ये दीवार तो यहाँ से चिपकी हुई है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टेरोस्कोपी। मतलब अगर मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा या फोटो के द्वारा दिखाऊं, तो जैसे मैंने कहा, ये बच्चेदानी है, इसके अंदर की ये आपकी यूट्राइन कैविटी है, जैसा मैंने कहा यहाँ ट्यूब्स होती हैं। तो अगर आपके एडहेशन बने हुए हैं, मतलब अगर आप वो जुड़ी हुई है, तो आपका क्या रहेगा, यहाँ से सपोज जुड़ी हुई है दोनों तरफ से, इस जगह एडहेशन बने, आपने यहाँ से स्कोप डाला तो आपको ये वाली जो ओपनिंग यहाँ होनी थी वो आपको दिखाई ही नहीं देगी। यू विल नॉट बी एबल टू सी दिस ओपनिंग एट ऑल। ये ओपनिंग आपको दिखेगी नहीं क्योंकि वो तो यहाँ छुप गई। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ, देन यू नो कि आपके पेशेंट को एशरमैन सिंड्रोम है। तो अब आता है सवाल कि हम कुछ और सवाल इसके साथ, ट्रीटमेंट की मैं इसके बाद बताऊंगी। पहले ये कुछ सवाल लोग जो पूछना चाहते हैं कि ये जेनेटिक तो नहीं है। जेनेटिक मतलब मेरी फैमिली में रह रही हो, मेरी माँ को भी थी, मुझे भी थी, नहीं, जनरली ये जेनेटिक नहीं होती है, ये एक्वायर्ड है। मतलब कहीं से आपको इन्फेक्शन हुआ, कुछ आपकी सर्जरी हुई, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, या फिर आपका किसी ट्रीटमेंट चला जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक चीज़ हम तसल्ली कर सकते हैं कि ये एक्वायर्ड नहीं, सॉरी, ये जेनेटिक नहीं होती है, ये एक्वायर्ड होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, अगर मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या मैं माँ बन सकती हूँ? कैन आई बी फर्टाइल? Well, I can promise you, I have so many of my patients who were diagnosed with severe Asherman's and they have had babies. In fact, in my next video, I'm going to talk about my success stories about Asherman syndrome and कैसा आप बेबी हो सकता है, though it may be difficult. And थर्ड एक सवाल, क्या मैं नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? हाँ, आप नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं एशरमैन सिंड्रोम के साथ, क्योंकि अगर इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी कितनी सिवियर आपकी इलनेस थी एंड कितना आपका सिवियर मतलब आपकी सिवियरिटी ऑफ इलनेस ज़्यादा कितनी थी, डैमेज कितना हो गया है। अगर बॉडी आपका यूट्रस की अच्छी रिसेप्टिविटी है तो आप जो है
प्रेग्नेंट हो सकते हो नेचुरली भी। यहाँ पे ना मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी। मेरे पास एक पेशेंट आई थी ऐसे ही पेन करते हुए, उसको ना, और हिस्ट्री बड़ी क्लासिकल थी, उसका 3 महीने का बच्चा था जो कि अबॉर्ट हो गया था, और वो किसी लोकल डॉक्टर के पास अबॉर्शन अपना करवा के आई थी और तब से उसको पेन था। हमने उसका अल्ट्रासाउंड किया, 3D अल्ट्रासाउंड में वाइट स्पेक्स दिखे। मैंने कहा इसकी ना बोन्स अंदर, कांट यू बिलीव, 3 महीने का बच्चा, उसकी डीएनसी प्रॉपर नहीं हुई थी, उसको ऑफ एंड ऑन ब्लीडिंग चल रही थी, और उसने बॉदर ही नहीं किया था क्योंकि उसको दर्द रहता था, होता था, ठीक होता, उसे लगता था नहीं अब ठीक हो जाए। मतलब आप विश्वास करो 8 महीने बाद वो आई है हमारे पास। अल्ट्रासाउंड पे हमने डायग्नोज किया और फिर हिस्ट्रोस्कोपी की है। हिस्ट्रोस्कोपी में जब हमने ये कैमरा यूट्रस के अंदर डाला है तो उसमें हड्डी के पीसेस पड़े हुए थे, छोटे छोटे मिनिमल बोन्स के पीसेस थे, एंड पूरे में एडहेजन्स बने हुए थे। सो एडहेजन्स क्योंकि 7-8 महीने की हिस्ट्री थी, फ्लिम्जी मतलब जो मैंने कहा ना हल्के वाले पतले पतले एडहेजन्स थे, पॉलीथिन की तरह आप कह सकते हो, तो ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन जैसे थे, तो उनको हमने सारा कट किया। और हिस्ट्रोस्कोप के थ्रू ना एक वो होती है, जैसे ये हमारा हिस्ट्रोस्कोप है, इसके थ्रू वी कैन पास, अभी मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी जब हम रिमूव कैसे करते हैं, एक पॉलिप, उससे एक एक पकड़ के हमने बोन निकाली, उसके बाद बिल्कुल कटोरी में मैंने बोन्स निकाली थी, सारे एडहेजन्स रिमूव करेंगे थे, और बिलीव मी, एंड देन वी पुट ऑन सर्टेन मेडिकेशंस। और वो पेशेंट जो है 3 महीने के लिए दवाइयाँ ली थी। उसके बाद शी सेड मैम आई वांट टू प्लान, आई सेड गो अहेड, एंड शी प्लान एंड शी कंसीव्ड इन जस्ट 2 months ऑफ प्लानिंग। सो ऐसा नहीं है कि आप एशरमैन सिंड्रोम के साथ नेचुरली नहीं कंसीव कर सकते, बट हाँ हमें IVF का भी सहारा बहुत सारे लोगों में लेना पड़ सकता है। सो अब कमिंग टू द लास्ट बिट ऑफ इट, कि इसका जो है ट्रीटमेंट क्या होता है। अब तक आप काफ़ी हद तक तो समझ ही गए होंगे कि ट्रीटमेंट इज़ बाय ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी। ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या हो गया कि हम हिस्ट्रोस्कोप के द्वारा इन एडिशंस को हटाते हैं। सो ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी में ये करते हैं कि हम जो है इस हिस्ट्रोस्कोप में एक पतली सी जो सिजर होती है ये हम डाल देते हैं ऐसे करके, और ये सिजर की जो टिप है आपकी, ये जैसे है, ये आपके यूट्रस में चली जाती है ऐसे करके, और ऐसे ऐसे करके वी कट एंड वी रिमूव द एडहेशंस। ऐसे करके हम कट करके निकाल देते हैं ऐसे करके। सो दिस इज द ट्रीटमेंट, और उसके बाद आपको दवाइयों पे प्रोगाइनोवा वगैरह पे डालना पड़ता है, एंड दिस इज how the treatment of hysteroscopy is done. Though I will cover in detail another video on how Asherman syndrome is treated. So I hope if you enjoyed and liked my video, do share and subscribe to my channel Gunjan IVF World.